ड्रामा की स्टार्टिंग में जिंग यानफो के साथ उसके कमरे में जाती है और वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रही थी। सीन को देख कर के पता चल रहा था कि वो कितने नर्वस है और वो इसका फर्स्ट टाइम है। कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची जानने के लिए कहानी में कुछ घंटे पहले चलते हैं। यानफो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद चाइना वापस लौटा था। अप्रॉक्स 2 साल बाद उसके फ्रेंड्स उसके सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखे हुए थे। उनमें से एक दोस्त उसे कहता है कि यार तू कभी लड़कियों के साथ नहीं रहता। मैंने ना यहाँ पे तुम्हारे लिए एक मस्त सा गिफ्ट अरेंज किया है। 2 साल बाद तुम यहाँ पर वापस लौट रहे हो। ये गिफ्ट तो डिजर्व करते हो। कहते हुए वो जिंग को यहाँ पर लेकर के आता है जबरदस्ती। और जिंग यहाँ पर एक्चुअल में आई थी, उसकी मजबूरी थी इस तरीके से। वो उसे कह रहा होता है कि देखो ये वर्जिन है और तुम चाहो तो इसके साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो, बदले में पैसे देना पड़ेगा। यहाँ पर वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, उसे लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जब यानफो मना करता है तो उसका दोस्त उसे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इसे रख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर जिंग मना कर रही थी। फिर यानफो उसे यहाँ पे लेके आता है। यहाँ पर जिंग से वो पूछता है तुम्हारे प्रोफेशन में तुम अब तक वर्जिन कैसे हो। जिंग ऑकवर्ड होके वहाँ से चली जाती है। यानफो ने जानबूझ करके जिंग को यहाँ से भेजने के लिए ऐसा बोला था। और वो बाहर जाती है, उसकी मॉम उसे कॉल करती है और कहती है तुम्हारा भाई वापस से बेहोश हो गया है, जितनी जल्दी हो सके उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा करो। जिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके भाई को दिल की बीमारी थी। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे लग रहे होते हैं। उसे यानफो के पास वापस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। वो वापस से वही ड्रेस पहन करके यानफो के घर के लिए निकलती है, जहाँ पर कि उसका दोस्त उसे कॉल करके बोल रहा होता है कि वो लड़की का परफॉर्मेंस कैसा है। यान वो उसे कहता है कि वो जा चुकी है। वो उसे कहता है तुम्हें वो पसंद नहीं आई तो क्या मैं रख लूँ। तभी वहाँ पर जिंग आती है और कहती है कि क्या तुम्हारा ऑफर अब भी वैलिड है। वो जिंग को अंदर लेता और अपने फ्रेंड को कहता है कि मैं अपनी चीज़ें किसी और से शेयर नहीं करता। आफ्टर दैट वो जिंग के साथ इंटीमेट होता है। जिंग से पूछता है उसे कितने पैसे चाहिए, तो जितने उसको ज़रूरत थी वो उससे डिमांड कर लेती। उसे नहीं पता था कि यानफो बहुत ही अमीर है और अगर वो ज़्यादा पैसे की भी डिमांड करेगी तो वो फर्स्ट टाइम के लिए तो उसे देने के लिए तैयार ही हो जाएगा। फिर वो अपनी रूममेट के पास चली जाती है। उसकी रूममेट के सामने वो सोच रही थी कि एक्चुअल में उससे और पैसे लगेंगे उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए। उसकी रूममेट उसे कहती है कि मेरे पास एक नैनी का जॉब ऑफर है जहाँ खाना बनाना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम फिर 24/7 अवेलेबल रह पाओगी। लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। जिन कुछ सोचते हुए मान जाती है क्योंकि उसके भाई की जान बचानी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। पहले वो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है और भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से कि अगर वो सेलेक्ट हो जाती है तो फिर वो अपना जॉब छोड़ने का डिसाइड करती है। घर का बटलर इन चीज़ों का ध्यान रख रहा होता है। यहाँ पर उनमें से वो 2 लोगों को चूज़ करता है आगे के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि मेन ओनर यहाँ पर आती हैं और उसे यहाँ पर जिंग का बनाया हुआ फूड काफ़ी अच्छा लगता है और वो पूछने लगती है इसे किसने बनाया? उसे ही मैं अपने घर पर जॉब पर रखने वाली हूँ। और जिंग कहती है मैंने बनाया। तो फिर वो उसे अपने घर पर जॉब पर रख लेती है। ये सुनते ही जिंग काफ़ी खुश हो जाती है। बटलर जिंग को उसके रूम के कीज़ देते हुए कहता है कल से जॉब पर आ जाना। जिंग बहुत ही खुश थी कि फाइनली उसे एक डिसेंट जॉब मिल चुका है। सैलरी इतनी अच्छी थी कि उसे अपने भाई के ट्रीटमेंट की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो अपने कॉलेज आती है और अपना कॉलेज से एप्लीकेशन हटा लेती है। इधर हमें पता चलता है ये घर किसी और का नहीं यानफो का था। यानफो यहाँ पे ग्रैंडमदर के बुलाने पर आता है। वो कहती है तुम तो भूल ही गए हो कि यहाँ पे तुम्हारा घर है। ग्रैंडमदर यहाँ पर जिंग से इंट्रोड्यूस कराती है यानफो को कि ये हमारी घर की नई मेड है। खाना बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे यानफो से देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि एक्चुअल में वो जिंग ही है जिसके साथ कि वो कल नाइट स्पेंड किया था। अब जिंग भी सोच रही होती है कि उसकी किस्मत इतनी कैसे खराब हो सकती है। वो यानफो के घर में क्या करे, वो ऑकवर्ड होकर के जल्दी जल्दी किचन में जाने के बहाने वहां से चली जाती है। ग्रैंडमदर यानफो से कह रही थी कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें शादी-वादी करने के बारे में सोचना चाहिए, तो तुम यहाँ पर ऐसे ही अकेले मंडराते रहते हो। इधर जिंग अपने में कमरे में सोच रही होती है कि क्या उसे ये जॉब छोड़ देना चाहिए। चीज़ें इतनी ऑकवर्ड है, वो भला यहाँ कैसे रह सकती हैं। फिर सोचती है कि नहीं, पैसे की तो उसे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है।
तभी वहाँ पे यानफो जिंग को ढूँढते हुए उसके कमरे में आता है। आते ही वो उसे किस करने लगता है तो जिंग उसे ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं ये जॉब छोड़ कर के चली जाऊँगी। यानफो से कहता है, क्यों तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? जितने पैसे मैंने तुम्हें पिछली बार दिए थे इस बार मैं वापस से देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जिंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अपने भाई की जान बचाने के लिए वो वापस से यानफो के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है। रोमांस करने के बाद यानफो अपने कमरे में चले जाता है। अगली सुबह जिंग की नींद ही नहीं खुल रही थी। घर का बटलर उसे जगाने के लिए आता है। उसे देख कर के वो कह रहा था कि लगता है कि रात भर तुम सोई नहीं। जिंग कहती है कि घर मेरे लिए नया है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पे यानफो आता है और इस तरीके से जिंग को पैसे ट्रांसफर करता है। जिंग सोचती है वो जॉब पर लेट नहीं हो सकती क्योंकि अगर ऐसा ही करेगी तो फिर उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो वापस से खाना बनाने में लग जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर उसके कज़न ब्रदर को बुलाती है, यानी यानफू के कज़न ब्रदर को। और यहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि तुम भी यानफू की तरह होते जा रहे हो। तुम भी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओ, अब शादी-वादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। तभी वो ज़ेंग को देखता है। ज़ेंग यहाँ पर फ्लैशबैक में याद करती है कि कॉलेज टाइम में ये लड़का उसे परस्यू करता था, बट उसने उसने रिजेक्ट कर दिया था और वो बहुत ही बदमाश था। वो बस ज़ेंग के साथ इंटीमेट होना चाहता था। जब वो यहाँ पर देखता है कि ज़ेंग इस घर में मेड का काम कर रही है, तो वो सोचता है कि काम अब आसान होने वाला हो। ग्रैंड मदर को वो कहता है कि ज़ेंग ही वो लड़की है जिसे वो पसंद करता है। ये कहते हुए उसे कमरे में बात करने के लिए लेकर के जाता है और ज़ेंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ज़ेंग उससे कहती है कि तुम यानफू के घर में हो। वो लड़का कहता है, यानफू मेरा कज़न ब्रदर है। तुम बस एक मेड हो, उसे मैं कहूँगा तो वो यूँ ही तुम्हें मुझे दे देगा। ज़िंग खुद को सँभालने का कोशिश कर रही थी और वो बदमाश लड़का उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था। यानफू को ज़रा इंतज़ार करता है कि वो दोनों कमरे से बाहर क्यों नहीं आए। मेड लोगों को बात करते हुए सुनता है कि ज़िंग तो सिर्फ़ लड़कों को पटाना ही जानती है। जब ये बात सुनता है तो वो सीधे ऊपर कमरे में चला जाता है जहाँ पर कि वो अपने भाई की पिटाई लगाते हुए कहता है कि वो ज़िंग फैमिली के घर में काम करती है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसके साथ ऐसे बदतमीज़ी से बिहेव करो। उसका भाई कहता है कि ये गर्लफ्रेंड है मेरी, इसे इतने दिनों बाद देख कर के मैं खुद को रोक नहीं पाया था। ज़िंग कहती है कि ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। यान उस लड़के की पिटाई करते उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। यान वो ज़िंग को ऑफ़र करता है कि तुम मेरी पर्सनल मेट बन जाओ, बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे खासे इससे डबल पैसे दूँगा और तुम अपना कॉलेज भी जॉइन कर लो। जिंग सोचती है इसे कैसे पता चला कि उसने कॉलेज छोड़ा। आज सुबह ही घर के बटलर ने यानफो को बताया था कि जिंग ने अपना कॉलेज छोड़ दिया इस जॉब के लिए। यानफो के कहने पर वो वापस से बात मान जाती है। यहाँ से रिजाइन करके वो यानफो के घर में पर्सनल मेड का काम करने वाली थी। यानफो के खाने पीने और दिन भर की चीज़ों का वो ख्याल रखेगी और इसके बाद वो अपना कॉलेज भी जा सकती है। यानफो यहाँ पर जिंग का हेल्प कर रहा होता है। उसे पता भी नहीं था कि वो जिंग से प्यार करने लगा है, लेकिन लड़का है इतनी आसानी से अपनी फीलिंग तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। जिंग वहाँ से रिजाइन करके यानफो की पर्सनल मेड बन जाती है। उसके घर जाती है, उसका घर देख करके वो काफ़ी इम्प्रेस थी। घर काफ़ी खूबसूरत था और यानफो के काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह भी थे, जिससे ये पता चला था कि वो कितना टैलेंटेड है। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि उसने वहाँ पर जॉब छोड़ दिया और उसे कहीं और जॉब मिल गया। वो ये नहीं बताती है कि यानफो ने पर्सनल मेड उसे अपना रख लिया है। अब जिंग यानफो को मैसेज करती है कि उसे रात में क्या खाना है, तो यानफो कहते हैं जो भी बनाना है बना दो। यानफो रात में घर आता है, जिंग उसका कोट खोलने की कोशिश करता है, तो यानफो से कहता है इतनी भी क्या जल्दी है। जिंग कहती है मुझे लगा कि कोट तुम्हें खोल करके टांगना है, बस इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। वो दोनों यहाँ पर साथ में खाना खाते हैं। यान वो जिंग के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन वो अपनी फैमिली की मिज़री को उसे नहीं बताती है। नहीं बताती है कि उसे इतना ज़्यादा क्यों ही ये सब काम करना पड़ रहा है। अगले दिन वो वापस से अपना कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और यहाँ पर वो मिलती है लू से। लू जिंग का सीनियर हुआ करता था। उसे बताता है कि मैंने शहर में ही अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है। आई नो कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत होगी, तुम वहाँ पर मेरे अप्रेंटिस के तौर पर काम कर सकती हो। जिंग ये बात सुनते ही खुश हो जाती है कि इंटर्न ही सही, उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में काम मिल रहा है। तो वो कल से जॉब पर आने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहाँ पे यानफो आ जाता है और वो जिंग को पूछने लगता है कि वो लू के साथ क्या कर रही है। लू यानफो का क्लासमेट हुआ करता था। जिंग सोचती है दुनिया कितनी छोटी है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लू बताता है यानफो से कि जिंग मेरे हॉस्पिटल में कल से काम करने वाली है। तो फिर वो वहाँ पर कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वो तीनों ही साथ में खाने के लिए जाते हैं।
लू ने इंसिस्ट किया था जिंग को अपने साथ खाने के लिए जाने के लिए। हमें पता चलता है कि वो जिंग को पसंद करता है और वो उसे ढूँढते हुए इस शहर में आया था। उसने उसके लिए जानबूझ कर के हॉस्पिटल खोला था। यहाँ पर इस तरीके से अब जिंग को अंडर टेबल यानफू परेशान कर रहा था। लेकिन लू इन बातों को शुरुआत में समझ नहीं पाता है। वो उसे कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, जिधर जिंग जा रही है, तो मैं उसे छोड़ दूँगा। अब जा कर के लू को लगने लगता है कि कहीं जिंग और यानफू के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। वो ऐसा वियर्ड रिएक्ट क्यों कर रहा था? जब वो मुझे जिंग के साथ देखता है तो। घर जाकर के जेलस होकर के यानफू जिंग को किस करने लगता है और कहता है कि तुम्हें लड़के पटाने के अलावा और कुछ नहीं आता ना। जिंग उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि काम है मेरा, लो ने मुझे अपने हॉस्पिटल में काम दिया, वो मेरा सीनियर था, तो मैं क्या करूं। यानफू से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है और तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिंग कहती है तुम मुझे सिर्फ एक प्ले थिंग की तरह ट्रीट करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर तुम्हारी मेड के काम करने आई थी, तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं थी। यानफू कहता है तो बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है, मैं इससे भी अच्छे पैसे तुम्हें दूंगा, तुम्हें पैसे ही तो चाहिए। वो उसे थप्पड़ मारते हुए अपना जॉब से वहाँ रिजाइन करती है और अपना सामान लेकर के उसी समय निकल जाती है। यानफो को अब तक एहसास नहीं था कि वो ये सारे काम करके जिंग को अपने साथ रखने के बजाय उसे खुद से दूर, बहुत ही दूर करते जा रहा है। वो फिजिकली तो उसे यहाँ रख सकता है, लेकिन वो कभी उसके मन को अपने पास नहीं रख पाएगा। बारिश में जिंगा से भीगते हुए बाहर जाती है, वो रो रही थी। वो सोचती है कि यहाँ पर शायद उसने यानफू को चूज करके गलती कर दिया था, वो बहुत ही बुरा है। अगले दिन वो लू के साथ काम करने के लिए जाती है। लू से अपने साथ काम के साथ अपने पार्टी वार्टी में भी चलने के लिए बोलता है। जिंग उसके साथ पार्टी में जाती है तो उसी पार्टी में यानफू भी आया हुआ था। वो उसे लू के साथ देख करके वापस से काफ़ी जेलस फील करने लगता है। जिंग यहाँ पर अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आई हुई थी, जिसमें कि लू भी इनवाइटेड था। और वहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है तो वो बाहर जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हारा भाई कुछ दिनों में हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगा। घर आकर के अपने भाई से मिल लेने के लिए वो ज़िद कर रहा है। तो ज़िंग इस चीज़ के लिए मान जाती है, वो काफ़ी खुश थी। तभी यानफो आकर के उसे किस करने लगता है। ज़िंग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि हम अलग हो चुके हैं और वो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर लू आता है और वो ज़िंग को अपने साथ वहाँ से लेकर के जाता है। यानफू की जेलसी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो जिंग को इस तरीके से लू के साथ देखती है। तो कहीं न कहीं अब लू को भी पता लग गया था, यानफू और जिंग के बीच में कुछ न कुछ तो रिलेशन है। अगले दिन जिंग अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, उसकी फेवरेट बुक वो लेकर के आई हुई थी। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है अ, जिंग अपने भाई का केयर कर रही होती है, लेकिन तभी उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं। उसके डैड हमेशा ही उसे मारते-पीटते रहते थे और यहाँ पर वो वही कर रहे होते हैं। उसका भाई बीच में बचाने के लिए आता है, तो उसे चोट लग जाता है। जिंग यहाँ पर कैसे भी करके उसे बेहोश कर देती है और फिर अपने भाई को जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं जिंग को कि उसके भाई को आर्टिफिशियल हार्ट लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन के लिए अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उसे ही जिम्मेदार ठहरा रही थी कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ और जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पर इस तरीके से जमा करे पैसे। ज़िंग के पास यानफो के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। इधर यानफो भी ज़िंग के लाइफ़ के बारे में पता लगा चुका था, किस तरीके से उसकी फैमिली उसे बुली करती है। तभी उसे पता चलता है कि ज़िंग उससे मिलने के लिए आई है। वो समझ जाता है उसे पैसे की ज़रूरत होगी। ज़िंग यहाँ पर आती है और वो उसे कहती है कि वो वापस से उसकी मेड बनना चाहेगी। यानफो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मेड नहीं, अपनी पर्सनल गर्लफ्रेंड यानी कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिंग सोचती है ठीक है, सिर्फ़ 1 साल की ही तो बात है। इसके बाद फिर यानफो से उसका रिलेशन पूरी तरीके से टूट जाएगा। इस चक्कर में कम से कम उसका भाई यहाँ पर बच तो जाएगा। तो वो उसकी बात मान जाती है। वो कहती है मेरी सिर्फ़ एक ही शर्त है कि यहाँ पर वो उसके काम के बीच में नहीं आएगा। वो और भी जॉब्स अपना करना चाहती है, तो वो मान जाती है। दोनों ऑफिस में यहाँ पर रोमांस करते हैं।
उसके बाद यानफो यहाँ पर जिंग के लिए कोई ड्रेस वगैरह लेकर के आया था, लेकिन जब जिंग सिर्फ पैसे की डिमांड कर रही होती है, उसे पैसे की ज़रूरत थी। वो कहता है मैंने तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करा दिया है, उसे अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है और तुम्हारा भाई अभी खतरे से बाहर है। ये सुनते ही जिंग काफ़ी खुश हो जाती है। ड्रेस वेस चेंज करके वो अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। उसका भाई अभी बेहोश था। यानफो ने अपने सेक्रेटरी को उसे भेजा था वो जिंग को हॉस्पिटल लेके जा सके। उसकी मॉम जिंग को एक लड़की के साथ देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये जिंग का कोई नया बॉयफ्रेंड होगा जिसने कि ट्रीटमेंट के लिए इतने सारे पैसे दिए होंगे। अब वो उसे कहने लगती है कि अगर जिंग तुम्हारा कोई काम करने से मना करेगी तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी, ये तुम्हारी सारी बात मानेगी। जिंग सोचती है कि उसकी मॉम कैसी है। घर जाने पर यान वो उसके कमरे में आता है और वो वहाँ पर से इस तरीके से जिंग के साथ रोमांस करता है। वो सोच रहा होता है कि जिंग इस तरीके से उसके साथ रहेगी, बट उसे पता नहीं था कि वो इस वजह से खुद से उसे दूर करते जा रहा है। अगले दिन ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद वह जिंग को उसके जॉब पर छोड़ने के लिए जाता है। जहाँ पर कि लू वापस से यानफो को जिंग के साथ देखता है तो वो अलग ही जेलस हो रहा होता है। यहाँ पर जिंग ने इस तरीके से उसे नहीं बताया था कि वो दोनों कौन से रिलेशनशिप में हैं। दूसरी तरफ यान उसे छोड़ कर के जाता है तो लो जिंग को अपने साथ कहता है कि मुझे एक्चुअल में पार्टी वार्टी में जाना होगा, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ चलना चाहोगी? तो जिंग वर्क पार्टी समझ करके उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो जाने से पहले यानफो को मैसेज डाल देती है। यहाँ पर यानफो तक मैसेज पहुँचा ही नहीं था। उससे पहले वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। उसके भाई को होश आ चुका था। उसका भाई जिंग को तो देख के खुश था, लेकिन वो कह रहा था कि मेरी वजह से आपको इतने सारे पैसे के इंतज़ाम करने पड़े। वो कहता है तुम्हें इन बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम ठीक हो जाओ। तभी वहाँ पर जिंग की मॉम आती है। लू को देख के सोच रही होती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड होगा, वो तो देखने से ही गरीब-सा लग रहा था। वो लू को कह रही होती है कि इस तरीके से अच्छा किया जो तुम यहाँ पर उसे देखने के लिए आ गए। लू अपने साइड से जिंग के मॉम को पैसे ऑफ़र कर रहा था क्योंकि उनका बेटा हॉस्पिटल में था, लेकिन जिंग वो पैसे लेने के लिए मना कर देती है। वो लू से ऐसे कैसे पैसा ले सकती थी। लेकिन वो जिंग की मॉम के साथ बाहर जब बात करने के लिए जाता है, तो जिंग से छुपा करके उसकी मॉम को पैसे दे देता है। अब तक तो यही लग रहा था कि लू सेकंड मेल लीड है, लेकिन क्या वो सच में सिर्फ सेकंड मेल लीड ही है या फिर एक विलन का भी रोल प्ले कर रहा है, वो तो हमें आगे पता चलने वाला है। जिन की मॉम तो पैसे लेकर के बहुत खुश थी। इस बात से अनजान जिन घर पहुंचती है तो यानफो काफ़ी गुस्से में घर पर बैठा हुआ था। वो पूछती है क्या हुआ? यानफो से कहता है तुम इतनी देर से घर आ रही हो, तुम कहाँ थी? तो वो उसे कह रही होती है मैंने तुम्हें मैसेज तो डाला था। फिर वो चेक करती है तो एक्चुअल में मैसेज गया ही नहीं था और फिर वो कहने लगती है कि मैं हॉस्पिटल गई थी, लू भी मेरे साथ जाने के लिए कह रहा था तो मुझे उसे लेकर के जाना पड़ा था। अब यान तो इस बात से गुस्सा करने लगता है कि जब वो उसे समझा रहा है कि वो किसी और लड़के के कांटेक्ट में नहीं रह सकती, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? जिंग का कहना था, मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर? मैं बस अपने बॉस के साथ ही तो गई थी, क्या ही प्रॉब्लम है? उसे नहीं पता था कि यान वो एक्चुअल में जेलस हो रहा है। वो चीज़ों को काफ़ी कैजुअली यहाँ पर लेती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से हम अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो देखती है कि यानपुर ने उसके लिए दवा मंगाया। एक्चुअल में यहाँ पर दवा इस तरीके से लेना ज़रूरी था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जिंग अंदर से बहुत ज़्यादा ही वीक है। जिंग को लू के साथ ऐसे पार्टी में जाना था तो वो जाने से पहले यानफो को मैसेज डाल देती है। वहाँ पर उसके फ्रेंड लोग भी आए हुए थी। लू वहाँ पर जाता और वो इनडायरेक्टली जिंग को ये शो कर रहा था कि वो एक्चुअल में उससे पसंद करता है। लेकिन जिंग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। लू तो यही शो कर रहा होता है कि इस तरीके से जिंग से वो सच में इतना ज़्यादा वाला प्यार करता है तो वो समझेगी। तभी यानफो यहाँ पर आ जाता है और वो जिंग को लू के साथ देख करके जेलस फील करने लगता है। वहाँ पर वो जानबूझ कर के लू के सामने उसका केयर कर रहा था ताकि यहाँ पर इस तरीके से लू को पता चल जाए उसके यानफो के बीच क्या रिलेशन है। वो उसे बाहर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे किस करने लगता है। इधर लू आते हुए उन्हें देख लेता है। जिंग यानफो पे गुस्सा करने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। यानफो का कहना था मैंने पैसे दिए हैं, मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूँगी। जिंग उससे कहती है मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारे लिए केवल कोई प्ले थिंग नहीं हो जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। तुमने मेरी इज्जत डुबा दी है। माना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, अपनी मर्जी से नहीं कर रही। लू को ये देख के काफ़ी जेलस होने लगता है। कहीं न कहीं उसे पता चल चुका था
यानफो और जिंग के बीच क्या रिलेशन है। यानफो जिंग को वहाँ से घर लेकर के जाता है। अब इस तरीके से बेइज्जत होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि जिंग दोबारा लू के ऑफिस में तो काम करने के लिए जा नहीं सकती है, तो वो वहाँ पर जाने से मना कर देती है। लू से समझाता है कि वो उसके सिचुएशन को समझ रहा है, लेकिन वो उसे फेस नहीं कर पाती, इसी वजह से वो नहीं चाहती है। वो अपने लिए नए जॉब को ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये बात यानफो को नहीं पता था कि जिंग ने अपनी जॉब छोड़ दी है। उसे कमरे में देखने के लिए आता है तो लो से बात करते-करते जिंग वापस से सो चुकी थी। वो उसे बताने के लिए आया था कि वो कल बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा है, लेकिन बता नहीं पाता। अगले दिन जिंग इस तरीके से जॉब के लिए नहीं जा रही होती तो यानफो से ये बात पूछता है। वो बहाना कर देती है, वो कहती है उसे अभी अपने भाई के पास जाना है। फिर वो यहाँ पे यानफो को लेकर के अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर से बात करने के लिए जिंग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, तो यानफो उसके भाई से पूछ रहा था कि उसके घर का क्या प्रॉब्लम है। बताता है कि इस तरीके से उसके डैड यहाँ पर उसकी बहन को मारते-पीटते रहते हैं और वो बहुत ही बुरे हैं। मुझे बचाने के चक्कर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और जिंग मुझे ऐसे हॉस्पिटल में लेकर के। जब यानफो को पता चलता है जिंग की लाइफ इतनी ज़्यादा मिज़रेबल है, उसका डैड उसके साथ इतना बुरा बिहेव करता है, तो वो उसके लिए काफ़ी सिम्पैथी फ़ील करने लगता है। जिंग तो पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। यानफो जिंग को घर लेकर के जाता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे डैड को सबक सिखाऊंगा। तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई। जिंग कहती है कि मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है, भला मैं तुम्हें इस बारे में कैसे ये बातें बता सकती हूँ। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वह ज़रूर ही उसके डैड को सबक सिखाएगा। यहाँ पर जिंग सोचती है कि लगता है कि वो इतना बुरा नहीं है, वो शायद उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता है, तो ही तो इस तरीके से वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। अगले दिन वहाँ पर उसका सेक्रेटरी छुट्टी पर जा रहा था, तो यान वो सोचता है कि क्यों ना वो भी ज़ेंग को कहीं बाहर घुमाने लेकर के जाए। बहुत दिनों से वो दोनों बाहर नहीं गए हैं। कल वैलेंटाइन डे था, तो इसी बहाने वो यहाँ पर ज़ेंग को अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है। वो सोचती है कि क्या यहाँ पर वो डेट पर उसे चलने के लिए बोल रहा है, क्योंकि कल तो वैलेंटाइन है। साथ ही में उसे एक और गुड न्यूज़ मिलता है कि उसे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसका रिज्यूमे फर्स्ट लेवल पास कर चुका था। यानफू जिन को ड्रेस देता है पहन करके आने के लिए। उसके लिए साथ ही में उसने काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स भी किए हुए थे। हालाँकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और वो काफ़ी नर्वस था। ज़ेंग यहाँ पर आती है तो वो उसे अपने साथ पार्टी में लेकर के जाता है। ज़ेंग यहाँ पर सोच रही होती है कि ये बंदा उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। खाना-वाना खाने के बाद तो अब यानफो का काम था ज़ेंग को खाने का। ऑब्वियस सी बात है कि खाने की पार्टी के बाद तो रोमांस बनता ही है। वो ज़िंग को कमरे में लेकर के जाता है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग यानफो उससे एक ड्रेस देते हुए कहता है कि तुम इसी टाइप के ड्रेस अब पहना करो। जब वो ये ड्रेस पहन कर के आती है तो वो इतनी प्रिटी लग रही थी कि खुद यानफो भी उसे देखते रह जाता है। वो उसे एक पेंटिंग एग्जीबिशन में लेकर के जाता है, जो कि आर्ट गैलरी पूरी ही खाली थी। यानफू ने पूरे दिन के लिए उसे बुक कर लिया था। जिंग ये पेंटिंग देख के काफ़ी खुश हो जाती है। यानफू से बताता है मैंने कॉलेज टाइम में अपनी पेंटिंग्स बस टाइम पास करने के लिए बनाई थी। साथ ही में वो जिंग के लिए एक प्रिटी सा महंगा सा नेकलेस भी लेके आया था। जिंग सोच रही होती है कि यानफू और उसकी दुनिया कितनी अलग है, वो कभी भी उनकी दुनिया में फिट इन नहीं कर पाएगी। जल्दी से 1 साल बीते और वो वापस से अपनी रियल लाइफ में लौटे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिनों तक यान्फो के साथ रहेगी तो कहीं उसे उसकी लाइफ की आदत ना हो जाए या फिर उसे उससे प्यार ना हो जाए। तो वहाँ से वो दोनों लंच करने के लिए जाते हैं, तभी लू आ जाता है। उनके पिक्चर क्लिक करके वो यानफो के फियांसे लिली को भेज देता है और बोलता है कि अगर तुम अब नहीं आई तो यहाँ पर तुम्हारे फियांसे को कोई और चुरा लेगा। जिंग अगले दिन अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो काफ़ी नर्वस थी। लेकिन जो इंसान वहाँ पर उनका इंटरव्यू ले रहा होता है, वो यहाँ पर उसे देखते ही सोचता है कहीं ये मेरी खोई हुई बहन तो नहीं है। उसे याद आता है उसके ग्रैंडफ़ादर ने उसे यहाँ पर इस तरीके से जॉब दिया था अपनी बहन को ढूँढने का, जो कि बचपन में खो गई थी, और यहाँ पर शायद वो उसकी बहन ही है। लेकिन वो इतनी आसानी से इस तरीके से कैसे ही उसे बता सकता था, तो वो उसे बिना बताए ये बातें पता लगाने का डिसाइड करता है। और यहाँ पर वो डीएनए टेस्ट वगैरह के लिए उसे दे देता है और साथ ही में जिंग को कल से जॉब पर आने के लिए बोलता है। जिंग तो बहुत खुश थी। अगले दिन से यान वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, लेकिन यहाँ पर
वो इस तरीके से ज़िंग को मैसेजेस करते रहता था। वो सोच रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर ये दिन बीते और वो अपना बिज़नेस ट्रिप कंप्लीट करके घर लौट सके। दूसरी तरफ ग्रैंडमदर यानफो के आते ही उसे घर आने के लिए कहती है। वो कन्फ्यूज़ कि आखिर क्या हो गया भाई? जब वो जाता है तो उसे कहती है वो कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारी यहाँ पर एंगेजमेंट भी सेट है, तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से उस इंसान से मिलने जाना चाहिए। लेकिन यानफो मना कर रहा होता है और वो घर जाने के लिए बेचैन था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ज़िंग से मिला नहीं था इसी वजह से। ग्रैंडमदर सोच रहे थे कि इसने घर में ऐसा क्या छुपा के रखा है भाई, जो कि इस तरीके से यहाँ पर घर जाने के लिए वो इतना परेशान था। इधर जिंग की नींद खुलती है कॉल से। उसे यहाँ पर लू ने कॉल किया था। वो उसे अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलता है, मीन्स पार्टी वार्टी टाइप। ये पार्टी उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, वो उसके करियर को आगे भी बढ़ा सकती थी। तो इसी वजह से वो इस तरीके से उसके साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। और उसे पता नहीं था कि यानफू यहाँ पर आया हुआ है। यानफू जैसे ही यहाँ पर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि घर में कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया है। वो यहाँ पर उसे समझ कर के चोर ही अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर वो यान को निकलता है। यान वो ज़ेंग को कमरे में लेकर के जाता है रोमांस करने के लिए और उसे कहता है, लगता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो कुछ नहीं बोलती है, बस स्माइल करने लगती है। वो दोनों वापस से यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके साइक फ़ील कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा होता है। आखिरकार यानफो और उसके रिलेशनशिप को वो किस तरीके से ट्रीट करे, क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में थी। उसे कहीं न कहीं उससे प्यार तो होने लगा था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन उसकी मॉम को उसे कॉल आता है और कहती है कि पुलिस तुम्हारे डैड को पकड़ के लेकर के गई है, उससे जेल से निकालने के लिए। उसे ध्यान आता है कि इस तरीके से ये चीज़ यानफो नहीं कराया होगा। उसने कहा था कि उसके डैड के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और उसने ये कर दिया। वो काफ़ी शुक्रगुज़ार थी उसकी और उसे थैंक्स बोलने के लिए जब वो सो रहा था, तो वो प्यार से उसे किस करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन यहाँ पर यानफो जग जाता है और वो उसे किस बैक करते हुए कहता है, यही चाहिए था ना तुम्हें? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ज़िंग भी उसी पार्टी में लो के साथ जाती है जिस पार्टी में यानफो गया हुआ था। लिली के ग्रैंडफ़ादर उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें लिली के साथ अब अपने एंगेजमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। वो भी मना करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे लिली आ जाती है। यानफो से बात करने के बहाने वो उसे साइड में लेकर के जाती है। जहाँ पर कि यानफो गुस्सा कर रहा था कि मैंने तुम्हें कब का मना कर दिया, फिर भी तुम ऐसे मेरे पीछे पड़े हुए हो। लिली कहती है, मुझे पता है कि ज़िंग नाम की लड़की के साथ तुम्हारा अफ़ेयर चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी फैमिली कभी मानने वाली है? वो बस तुम्हारे घर की मेड थी। यानफो कहते हैं, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 साल तक बस शांति से रहो। लिली कहती है, ठीक है, 1 साल तक तुम्हें यहाँ पर मेरे फियांसे होने की भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो लोग यहाँ पर दोनों मिलके काम कर रहे थे ज़िंग को यानफो से अलग करने के लिए। 1 साल के लिए यानफो ने सोचा था कि 1 साल बाद ज़िंग के साथ उसका रिलेशनशिप टूट जाएगा, तो फिर वो सोचेगा कि आगे क्या करना है। उसे अब तक इस बात का एहसास नहीं था, उससे एक्सेप्ट नहीं किया था कि ज़िंग से वो एक्चुअल में प्यार करने लगा है। उसे नहीं पता था कि ज़िंग भी एक्चुअल में इस पार्टी में आई हुई है। तो वो अपना कैजुअली था यहाँ पर। लेली इस तरीके से यानफो से चिपकती चल रही होती है। दूसरी तरफ यानफो ज़िंग यहाँ पर लो के साथ इस पार्टी में आती है। लिली और उसकी चमचिया जब यहाँ पर ज़िंग को देखती है तो सोचती है, परेशान करने का वक़्त आ चुका है। और यहाँ पर वो लोग इस तरीके से जिनको परेशान करने के लिए चली जाती हैं, जानबूझकर के उसे बुली कर रही होती है। लू दूर से सिचुएशन के मज़े ले रहा था। वो ये सोचता है कि यहाँ पर वो जिन को उसकी औकात दिखाएगा और उसे ये बताएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर वो इनकी दुनिया से बिलॉन्ग ही नहीं करती हैं। वो तो मेरे साथ ही रहना डिज़र्व करती है। थोड़ी देर बाद फिर वो जिन को हेल्प करने के लिए जाता है और कहता है, ऐसा है ना कि जिन को मैं लेकर के आऊँ तो फिर आप लोग इसे बुली ना करो। अब बेचारी सीधी-सादी जिन को तो यही लग रहा होता है कि लो उसका हेल्प कर रहा है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है उसका ड्रेस क्लीन करने के लिए। तभी वहाँ पर वो यानफो को नोटिस करती है और देखती है कि लिली इतना ज़्यादा यानफो से चिपक रही है। उसे बताता है कि एक्चुअल में जिस फियांसे के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि एक्चुअल में यानफो के एक फियांसे भी है, वो यही है। वो भी सोच रही होती है कि अगर सच में वो किसी और से शादी करने वाला है तो फिर इस रिलेशनशिप को रखने का कोई मतलब नहीं बनता। लू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि यानफो और ज़ेंग दोनों अलग ही हो जाएँ। लेली यहाँ पे यानफो को कहती है कि देखो ना, मेरा ड्रेस गंदा हो गया है, क्लीन करने के लिए लेकर के चलो ज़रा।
उस पर गुस्सा करते हुए उसे थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है। लिली उसे कहती है, आज नहीं तो कल तुम्हें तो मुझसे शादी करनी ही है। घर जाने पर जिंग उसे कहती है कि अगर मैं 1 मिलियन पहले जमा कर लूँगी तो क्या तुम मुझे जाने दे दोगे? वो पूछता है, क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? उसका कहना था, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई और फियांसे है, तो फिर हम लोग इस रिलेशनशिप को क्यों ही खींच रहे हैं? क्यों ना इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं? ये बोल कर के वो अपने कमरे में चली जा रही है। अगले दिन उसका भाई यहाँ पर ज़ेंग के पास्ट के बारे में पता लगाता है। उसे पता चलता है कि वो उस फैमिली की असली डॉटर नहीं है और यहाँ पर उसकी फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है, तो वो डीएनए टेस्ट के लिए उसके हेयर दिलवा देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लू ज़िंग से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि एक्चुअल में तुम किस वजह से यानफो के साथ हो। ये मेरी तरफ से 1 मिलियन रखो और यहाँ पर तुम इस तरीके से उससे अपना रिलेशन तोड़ लो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसकी दुनिया से बिलोंग नहीं करते, तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो उसकी बात मान जाती है और उससे ऐसे पैसे जा कर के यानफो को देती है और कहती है कि मैंने 1 मिलियन तुम्हें तुम्हारे लौटा दिए। हम हमारे रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर देंगे। यानफो सोचने लगता है उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? जिंग जब ज़िद पकड़ के बैठी थी कि नहीं उसे रिलेशन ख़त्म करना है, तो वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा वाला भड़क जाता है और उसे कहता है, ठीक है चली जाओ, लेकिन दोबारा बाद में इस तरीके से अफ़सोस मत करना। ज़ेंग भला क्या ही रिग्रेट करने वाली थी, उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे मिल गए। वो सोचती है कि वो लू को बाद में पैसे चुका देगी एक-एक करके। और यहाँ पर इस तरीके से वो उसे अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है, उसका घर-वर छोड़ कर के। अगले दिन वो लू से मिलती है, तो लू को इस तरीके से अपना आईओयू लिख कर के देती है और कहती है कि यहाँ पर ऐसा है ना, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूँगी। तो वो मान जाता है। वो उसे अपने साथ वहाँ से लंच पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे कन्फेस करता है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करता है। लेकिन ज़िंग वहाँ पर उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ़ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं। अब लू फ़िलहाल तो उसे वहाँ से जाने देता है, लेकिन जिंग जैसे ही निकलती है, तो वो उसे किडनैप कर लेता है। इधर जब जिंग की आँख खुलती है, तो वो देखती है कि लू ने उसे किडनैप कर लिया है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लायक हूँ, तुम मुझे छोड़ कर के किसी और के साथ भला कैसे रह सकती हो? उस पे बात पे भड़कने लगती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम किडनैपिंग कर रहे हो जो कि क्राइम है। वो कहता है, मैं देख लूँगा, तुम्हें तो मुझसे ही प्यार करना पड़ेगा। यानफो को से तो तुमने ब्रेकअप कर लिया है और यानफो अब तुम्हें ढूँढने के लिए आएगा भी नहीं। वो तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। उसे यहाँ पर अपने हॉस्पिटल भी जाना होता है, तो वो इस तरीके से उसे छोड़ कर के हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और यहाँ पर भला वो कुछ कर भी क्या सकता था। जिंग को वो इस तरीके से अपने घर में रख रहा होता है। जिंग यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। उसकी फ्रेंड सोचती है रात हो गया अब तक घर नहीं आई, तो वो उसे ढूँढने के लिए निकलती है। बॉस से पूछती है, पता चलता है जिंग तो ऑफ़िस ही नहीं आई है और फिर इस तरीके से वो उसे ढूँढने के लिए यानफो के पास जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद यानफो यहाँ पर होगा, यानफो के घर पर होगी वो, लेकिन यानफो से कहता है कि मुझसे ब्रेकअप के बाद तो वो पूरे दिन मुझसे मिले ही नहीं है। सब परेशान हो जाते हैं। यानफो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक कराता है, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में लू ने उसे किडनैप कर लिया। अब उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है और वो सोचने लगता है कि लू उसे किडनैप करके कहाँ ही लेकर के जा सकता है। वो हर जगह उसे ढूँढ रहा होता है। इधर जब जिन खाना नहीं खा रही थी, तो लू उसे धमकी देता है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से तुम्हारे भाई को वापस से हॉस्पिटल पहुँचाने में एक बार भी नहीं सोचूँगा। तो जिन को खाना खाना पड़ता है, वरना वो उसके भाई को हर्ट करता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो मौके ढूँढ रही होती है घर से बाहर निकलने का, बट उसे मौके नहीं मिल रहे थे। मौके मिलते भी हैं, तो यहाँ पर लू उसे आके पकड़ लेता है। फिलहाल जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस बात की एक्टिंग करने के बजाय कि वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रहना चाहती, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी, तो वो उसके भाई को हर्ट करेगा। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट था, तुम मेरे लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मैं तुमसे एक्चुअल में प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ रहो? कहती है, लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती क्या? वो कहते हैं, नहीं, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हो। बट कोई फ़ायदा नहीं था, जिंग हमेशा यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती रहती थी। वो किससे कॉन्टैक्ट करे, वो खुद कन्फ्यूज़ थी, कौन ही उसे यहाँ से लेकर के जा सकता था? शायद कोई नहीं, उसे जो करना होगा, खुद ही करना होगा। ये बात वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी।
इधर लू को पता चलता है कि किसी ने उस पर केस कर दिया है कि वो इल्लीगल तरीके से पेशेंट के ऑर्गन को सेल किया करता है, और एक्चुअल में ये फैक्ट भी था। लू ने ही उसके खिलाफ यहाँ पर उसे कंप्लेंट डाला था, और अब उसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए जाना पड़ेगा। जिंग सोचती है कि अच्छा मौका मिला है, शायद वो यहाँ से निकल सकती है। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। इधर यान वो सोच रहा होता है कि वह जिंग को वहाँ से कैसे लेकर के निकालेगा। जब वो घर पहुँचता है तो बोलता है कि यानफो तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों-शोरों से ढूँढ रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम्हें लेकर के इतना ज़्यादा वाला सीरियस है। अब लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वो तुम्हें ढूँढ लेगा तो फिर मेरे लिए पंगे खड़े हो जाएँगे। तब तक वहाँ पे यानफो जिंग को सेव करने के लिए आने लगता है। लेकिन इस चक्कर में जिंग वहाँ से स्टेयर से नीचे गिर जाती है। यानफो भी उसे बचाने में इंसर्ट हो जाता है। उसका सेक्रेटरी वगैरह जल्दी-जल्दी दोनों को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जहाँ पर कि ज़िंग को होश आता है, उसकी आँख खुलती है, तो वो सबसे पहले यानफो के बारे में ही पूछ रही थी। सेक्रेटरी बताता है कि यानफो भी ठीक है और बगल वाले कमरे में है। ज़िंग उसे ढूँढने के लिए जाती है। जब यहाँ पर वो देखती है कि वो ठीक है, तब जाकर के वो थोड़ी चैन की साँस लेती है। यानफो यहाँ पर आता है तो वो मतलब होश आता है उसे, तो वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे तुम्हें खुद के पास रखने के लिए ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। मैं एक्चुअल में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कुछ सुनने के बाद जिंग उसे ओके कह देती है। वो अपने रिलेशनशिप को ट्राई देना चाह रही थी। वो सोच रही होती है कि भले ही वो दोनों एक दुनिया से बिलॉन्ग नहीं करते, लेकिन क्या पता ये रिलेशनशिप सच में वर्कआउट कर जाए। जब तक लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं हर चीज़ में ना, तो रिलेशनशिप वर्कआउट कर ही जाता है। यहाँ पर वो उसके कन्फेशन को हाँ कह देती है। वो जिंग को घर लेकर के जाता है, हालाँकि वो उसे जॉब पर जाने से नहीं रोकता है। वो कहता है, तुम्हें पैसे मिले कहाँ से थे? तो वो कहती है, लू ने मुझे वो पैसे दिए थे। वैसे कहता है वो खुद ही जेल में है, वो लीगल तरीके से ऑर्गन सेल किया करता था, मैंने ही उसके खिलाफ उसे कंप्लेंट डाला था। साथ ही में वो जिंग को क्लियर कर चुका था, और उसके और लिली के बीच कोई रिलेशन नहीं है, पहले एंगेजमेंट था और वो कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अगले दिन यान फूल जिंग को जॉब पर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसका भाई उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वहीं यानफो के साथ उसे देख कर के पूछ रहा होता है कि ये कौन है? तो जिंग उसे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसका भाई उसे कांग्रेचुलेट विश करता है, और साथ ही में यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो जिंग है, चांसेस है कि वो उन्हीं के घर की बेटी हो सकती है, और इस तरह से यानफो ने उसे लू से सेव किया था। कहीं न कहीं वो थैंकफुल था कि यानफो ने उसे सेव तो किया। लेकिन यानफो और जिंग के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में उन्हें पता नहीं था। इधर जिंग यानफो को पेन ड्राइव देना भूल जाती तो वो उसे ढूँढते हुए ऑफिस जाती है, जहाँ पर कि यानफो ने लिली को बुलाया हुआ था एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। जिंग उनकी बातों को सुन रही होती है। यानफो से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हें पता है मैं अब किसी और को प्यार करता हूँ, तो तुम बेहतर होगा कि ये एंगेजमेंट तोड़ लो। लेकिन वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। वो भी हँसते हुए कहता है कि एक्चुअल में मेरे पास भी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, जिस वजह से कि तुम्हारी पूरी फैमिली ही बर्बाद हो सकती है। तो क्या तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? तो वो झूठ-मूठ का यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालाँकि उसे पता था कि यानफो ऐसा कर सकता है, बट फिर भी वो ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है। ओके बोल कर के वो वहाँ से बाहर निकलती है, और हम लोग देखते हैं कि उसने यानी कि जिंग ने छुप कर के तो उनकी सारी बातों को सुन ही लिया था। बाहर निकलते ही लिली अपने ग्रैंडमदर से बात करके कंप्लेन कर रही थी कि यानफो उससे रिश्ता तोड़ने का बात कर रहा है, थोड़ा उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करना दो। ये बात जिंग सुन लेती है और वो लिली से बात करने जाती है और कहती है, तुम्हें यानफो को बैंकरप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से यानफो को लाइफ से जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो सुन के कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन देती हूँ, अगर 2 दिनों में तुम मुझसे अलग नहीं हुई तो फिर बोलना मत कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। अब जिन घर जाती है और यानफो के लिए नोट छोड़ कर के उसकी लाइफ से चली जाती है। यानफो यहाँ पर आता है तो वो उसका नोट लिखा हुआ देख के शॉक हो जाता है। वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में कंपनी आई थी, और यहाँ पर इस तरीके से लिली ने क्या बोला और जिंग ने उसे क्या ही ऑफ़र किया। तो फिर वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि शायद गलती उसी की है। उसी ने जिंग को एक सही लेवल की सिक्योरिटी नहीं दी, जिस वज़ह से उसे ऐसा लगा कि लिली से वो कमज़ोर है। अब वो फ़िलहाल जिंग को परेशान ना करने का डिसाइड करता है, और इस प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचता है, यानी लिली को सबक सिखाने का। वो यहाँ पर इसी काम में लग जाता है।
उसे ज़िंग को फ़ॉलो करते रहता है कि वो कहाँ जा रही है, अपनी लाइफ़ शांति से जी रही है या नहीं। ये सारे काम वो कर रहा था, बस वो ज़िंग के सामने नहीं जाता है। अगले दिन वो लिली को कॉल करके कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे एंगेज होने के लिए तैयार हूँ। वो सिर्फ़ उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन तब भी उसे चैन नहीं था। वो ज़िंग को इस तरीके से किडनैप करने के लिए अपने गुंडे लोगों को बोल देती है। ये बात यानफो को पता ही नहीं था। अगले दिन उनका एंगेजमेंट था और दूसरी तरफ जिंग अपने हॉस्पिटल में होती है। तभी ये इंसान यहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ से किडनैप करके लेकर के जाता है। दूसरी तरफ ये बात जिंग के भाई को भी पता चल गया था कि जिंग उसकी असली बहन है। अब वो पता करता है जिंग किधर है, उसे बात ये गुड न्यूज़ उसे देनी भी तो थी। तभी उसे पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ पर जिंग को किडनैप करके लेके गए हैं। काफ़ी ज़्यादा वो लोग परेशान हो जाता है और उसे ढूँढने के लिए निकल जाता है कि आखिरकार वो लोग उसकी बहन को कहाँ ही किडनैप करके लेकर के गए होंगे। इधर ये बात जब यानफो को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्से में लिली के पास जाता है और कहता है, मेरे पास पूरे प्रूफ़ है कि तुम्ही ने ज़िंग को किडनैप किया और अगर तुमने ज़िंग को वहाँ से सेफ़ली बाहर नहीं निकलवाया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँगा और तुम पूरी ज़िंदगी के लिए जेल चली जाओगी। तो लिली अपने किडनैपर्स को कॉल करती है और ज़िंग को वहाँ से जाने देने के लिए बोलती है। लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि जो उसके भाई की टीम थी वो जिंग को वहाँ से सेव करके लेकर के जा चुके थे। तो वो लोग लिली को बताते हैं कि एक्चुअल में जिंग को कोई और टीम वाले लोग सेफली रेस्क्यू करके लेके चले गए हैं। यानफो सोच रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है भाई जो कि यहाँ पे इस तरीके से उसे इतना प्रोटेक्ट करने वाला हो। जिंग को अभी तक नहीं पता था कि एक्चुअल में ये उसका खुद का ही तो भाई है। वो फ़िलहाल उसे वहाँ से सेफ़ली लेकर के जाने में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है बाकी चीज़ें वो उसे आराम से बाद में बताएगा। यानफो लिली पर गुस्सा करता है कि वो दोबारा अगर इस तरीके की हरकत करेगी तो वो सीधे ही उसे जेल भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। लिली सोच रही होती है कि इस लड़की को आखिरकार कौन ही बचा सकता है, आखिरकार ऐसा कौन है भाई जो कि हमसे पंगा लेना चाहता है। जिंग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी उसके बाद जी रहे होते हैं। उसका भाई उसे थोड़ा-सा चैन से रहने देने का डिसाइड करता है। वो आराम से उसे इस बारे में बताएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यान फो जिंग के दोस्त के थ्रू से वहाँ नहीं रहने देने वाला था, वो उसे दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट करा देता है। उसकी रूममेट उसे कहती है डोंट वरी, ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। ये मेरे पहले के किसी बॉयफ्रेंड का था और उसने मुझे ये दे दिया है रेंट पे रहने के लिए। जिंग सोचती है इतना अच्छा फ्लैट इतने सस्ते दामों में मिल रहा है, क्या ही प्रॉब्लम है। वो आराम से अपनी रूममेट के साथ उस घर में रह रही होती है। उसे नहीं पता था ये सब कुछ यान फो उसके पीठ पीछे अरेंज करा रहा है। इधर हम लोग देखते हैं कि वो सोच रहे होते कि क्या यानफो से सच में प्यार नहीं करता था। ब्रेकअप करने के लिए वो बोल करके निकले गया, वो उससे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आया। उसे नहीं पता था कि यानफो हर रोज़ उसे फ़ॉलो करता है। वो सेफ़ली घर पहुँची या नहीं इसी बारे में सोचते हुए। एक दिन वो उसे फ़ॉलो कर रहा होता है, वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। तो वो फाइनली उसे डिसाइड करता है बात करने का। जिंग को वो अपने कार में बैठने के लिए बोलता है। वो इसके बाद उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जहाँ पर कि उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। लास्टली जिंग उससे पूछ ही देती है कि क्या वो उससे कभी प्यार ही नहीं किया। उसने उसे इस तरीके से कभी ढूँढा भी नहीं, कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। वो कहते हैं, गलती मेरी है। मैंने अगर इस लिली के प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया होता, तो शायद ये सब कुछ हमारे बीच हुआ ही नहीं होता। तुम्हें मुझे छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें प्रॉपर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पाया, इसी वजह से तुम मुझे छोड़ कर के गई। वो उसकी सिचुएशन को समझती है और उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जिंग का भाई उसे कॉल करता है। जब उससे मिलने के लिए जाती है, तो वो ग्रैंडफ़ादर को लेकर के आया हुआ था। वो ग्रैंडफ़ादर के आने का इंतज़ार कर रहा था। ग्रैंडफ़ादर के सामने वो कहता है कि लीजिए मैंने फाइनली आपकी पोती को ढूँढ निकाला। फाइनली यहाँ पर ज़िंग को अपनी असली फैमिली मिल चुकी थी। वो कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूँढ रहे थे, तुम्हें बचपन में किडनैप कर लिया गया था, इसके बाद से तुम हमें मिले ही नहीं। ज़िंग खुद से अपनी फैमिली मिल चुकी थी। वो यानफो को जाकर के ये गुड न्यूज़ देती है। उसका भाई यानफो को पंच मार देता है और कहता है कि तुम मेरी बहन के साथ ये सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। यानफो से कहता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है और अब मैं ज़िंग के साथ एक रियल रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। डोंट वरी, मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ। तो फिर भाई उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो ये भी देखता है कि ज़िंग भी तो यानफो से इतना प्यार करती है।
अगले दिन वो अनाउंस कर देता है कि लिली के साथ उसकी एंगेजमेंट वो कैंसल कर रहा है और साथ ही में उसने लिली की फैमिली को भी बैंकरप्ट कर दिया था। लिली के ग्रैंडफ़ादर उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहे थे कि एक लड़के के चक्कर में तुमने मेरा पूरा परिवार ही बर्बाद कर दिया। यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं क्योंकि इस तरीके से ज़ेंग को किडनैप करवाने का लिली ने कोशिश किया था। इसी वजह से लिली को वो लोग पकड़ के लेकर के जाते हैं। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि यान फो ज़ेंग के सारे फैमिली मेंबर्स के सामने उसे प्रपोज़ करता है कि वो उससे प्यार करता है, तो वो उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।